सबसे पहली खबर आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा से रखते हैं, जहां पर जुनैद अकबर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं, उन्होंने अब ऐलान किया है कि ईद गुजर गई है और दमादम मस्त कलंदर की अब तैयारी की जाएगी। इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे या एहतजाज करेंगे, इसका फैसला जल्द कर लिया जाएगा। लेकिन ये उन्होंने इंदिया दे दिया कि अब कारकुनान तैयारी करें और तमाम तंजीमें भी तैयारी करें, एहतजाज का नया दौर शुरू होने वाला है। इसमें जो इम्पोर्टेंट उन्होंने ऐलान किया है वो ये है कि ईद के बाद इस्लामाबाद मार्च और अडयाला जेल के बाहर मुमकिना एहतजाज का उन्होंने ऐलान कर दिया है। आप सबको पता है कि रमज़ानुल करीम के अंदर ये तमाम बातें हो रही थीं, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान की वजह से किसी भी एहतजाजी तहरीक का उस तरीके से आगाज़ इस एक महीने में नहीं किया गया था। 26 नवंबर के बाद आपको पता है जैसे कत्ल गारत हुई, लाशें उठानी पड़ी, अभी तक लाशें मिल रही हैं, अभी तक लोगों के प्यारे मिसिंग भी हैं, अभी तक सैकड़ों की तादाद में जो वर्कर्स हैं वो जेलों के अंदर हैं, उनकी एक एक करके ज़मानतें हो रही हैं और उनकी ज़मानतों को रखवाने में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं चौधरी निज़ामुद्दीन। तो अभी तक पुराने घाव जो हैं उनको वर्कर्स और पार्टी की लीडरशिप जो है वो भर रही थी। उसके साथ ही अब ईद के बाद का ऐलान कर दिया है कि मुमकिना तौर पर अब इस्लामाबाद मार्च और अडयाला जेल के बाहर एहतजाज का ऐलान किया है जुनैद अकबर ने। और उन्होंने कहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद को जो मुश्किलात दरपेश हैं उसका भी हल निकाला जाएगा और इत्तेहाद को मजबूत भी बनाया जाएगा और लोगों को लेकर अब उस तरफ मूव किया जाएगा। अब जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया तो साथ ही खबरें आई हैं अडयाला जेल की सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। एक बयान जारी किया गया या एक प्लान जारी किया गया है जिसमें अडयाला जेल की सिक्योरिटी जो है उसके जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर मज़ीद नफरी लगा दी गई है। अजाफी सिक्योरिटी एहलकारों को 3 शिफ्टों में तैनात किया गया है। रिजर्व फोर्स या मुआवन फोर्स आप उसे कह लें। इसी तरह एंटी राइट्स किट्स फ्राहम की गई हैं। 8 अजाफी पिकेट्स मीन जो चेक पोस्टें हैं वो लगाई गई हैं और 200 अफसरान और अहलकार जो हैं वो अजाफी फौरी तौर पर अडयाला जेल के इर्द गिर्द तैनात कर दिए गए हैं, इस खतरे से कि कोई एहतजाज जो है वो अडयाला जेल की तरफ ना आ पहुंचे या अडयाला जेल के मरकज़ी जो एरियाज़ हैं, मीन दरवाजे बाहर वाले गेट्स हैं, वहाँ तक कोई मरकज़ी एहतजाज जो है उसकी रसाई ना हो। तो ये तमाम अब ये जो 200 के करीब अफसरान और अहलकार हैं ये 3 डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर काम करेंगे और मकसद इनका यही होगा कोई भी मुमकिना जो एहतजाज जो अडयाला जेल की तरफ आ रहा हो उसे रोकने का। तो ये एक खलबली मची है जो जुनैद अकबर साहब का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब मुमकिना तौर पर हम अडयाला जेल की तरफ जा सकते हैं। एक तरफ जुनैद अकबर पूरी काविश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आलिया हमजा जो है वो भरपूर सरगर्म है पंजाब के अंदर और वो भी बहुत तेज़ी से कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये एहतजाज का सारा मामला जो है वो किस तरफ जाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो चौधरी निज़ामुद्दीन है उसने जुल्म करने की इंतहा की है। एक तरफ अमेरिका में चौधरी निज़ामुद्दीन के जो टाउट्स थे उन्होंने डॉक्टर्स को घेर घार के यहाँ पर भेजा। मैंने जैसे एक मेरा वीलॉग जो पिछले से पिछला वीलॉग है वो ज़रूर सुनिएगा जिसमें मैंने पूरी बात को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से जो वहाँ पर चौधरी निज़ामुद्दीन के टाउट बिजनेसमैन या दूसरे लोग हैं उन्होंने कैसे चौधरी निज़ामुद्दीन को भी बेवकूफ़ बनाया और वहाँ डॉक्टर्स को और डायस्पोरा को भी बेवकूफ़ बनाया। और अब एक अपील जारी कर दी गई है। जो लोग इस सारे मुज़ाकरात के पीछे थे उन्होंने एक नई अपील जारी की है और वो अपील अब ये जारी की गई है कि फैमिलीज़ को बीच में ना लाएं। जी हाँ, जिन्होंने जो पीटीआई की तरफ से रूए रवां थे, जिन्होंने ये सारा पीटीआई एज अ जमात ने तो इजाज़त नहीं दी रखी थी, लेकिन जो पीटीआई की जमात में से लोग थे जो इस सारी नेगोशिएशन को इनिशिएट कर रहे थे और एक जिनको मुर्गी फरोश कहा जा रहा है जो एक बिजनेसमैन है जिन्होंने जर्नल्स के इमा पर ये सब कुछ किया ताकि डायस्पोरा में टूट फूट हो। अब वो तमाम जो लोग हैं उनकी तरफ से एक नई कंडीशन या एक नई डिमांड जारी की गई है और वो डिमांड ये है कि किसी की भी फैमिली को बुरा भला ना कहें। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर पर तनकीद ज़रूर करें लेकिन उनकी फैमिली को बीच में ना लाएं, किसी और मिलिट्री जनरल की फैमिली को भी बीच में ना लाएं। फिर उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ पर तनकीद कर लें क्योंकि वो तो सियासत में, अब मुझे समझ ये नहीं आई कि मरीम नवाज़ भी फिर खातून है, फिर इस हिसाब से उन पर भी तनकीद नहीं करनी चाहिए। और अब फिर मुझे साथ ये भी समझ आई कि बुशरा बीबी भी खातून है, उन पर इद्दत जैसा केस नहीं बनाया जाना चाहिए था। जिन्होंने बनाया उन्होंने अभी तक माफ़ी भी नहीं मांगी। मैं तो खैर पहले दिन से कहता हूँ कि ख़वातीन को बीच में नहीं लाना चाहिए और ख़वातीन के बारे में बदजुबानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जो इस वक्त एक तरफ एहतजाजी तहरीक है ओवरसीज़ के अंदर और इस वक्त कुछ लोग ऐसे हैं
जो ओवरसीज़ के अंदर अब डिपार्चर ले चुके हैं इस पोजीशन से, और वो अब मुज़ाकराती जो है मैं यही कहूँगा, बल्कि अब तो जो उनकी पोजीशन नई लग रही है उसमें तो मुज़ाकराती की जगह पर मैं कहूँगा माजरती, तो ये जो माजरती या मुफाहमती पॉलिसी है उसके तहत उन्होंने अब यक तरफा कहा है, जो कि अच्छा ऐलान है। फिर भी मैं कहूँगा कि ख़वातीन को बीच में नहीं लाना चाहिए, लेकिन काश यही डिमांड वो दूसरी तरफ भी कर दें जिनके साथ वो मिलकर काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स हैं, कि वो भी ख़ानदानों को बीच में ना लाएं। जिस तरीके से ख़ानदानों को वो बीच में लाते हैं, ख़वातीन को खुसूसी तौर पर, वो इमरान खान के घर की ख़वातीन हों या यास्मीन राशिद हों, वो सब कुछ आप देख चुके हैं। ये भी मेरी समझ से बाहर है कि ये यक तरफा मुतालबा जो है वो अब तहरीक इंसाफ से ही क्यों किया जा रहा है, और वो भी ऐसे लोग कर रहे हैं जो एक तरफ तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और कहते हैं कि हम मिलकर इसी में काविश कर रहे हैं। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये तो आपको डयाला जेल की बता दी, लेकिन रमज़ानुल करीम के अंदर ये जो भी रमज़ान मुबारक गुजरा, इसके अंदर 2025 का ये जो रमज़ान था, अस्करियत पसंदों ने हमलों में रिकॉर्ड इजाफा किया। पिछले साल शायद 26 हमले हुए थे रमज़ान के अंदर, इस साल 84 से ज़्यादा हमले हुए हैं, बल्कि कुछ स्टडीज़ तो कहती हैं कि शायद 100 से भी ज़्यादा हमले हुए हैं, क्योंकि जो एक बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की या अलहदगी पसंदों की जो एक फोरम है BRAS, उन्होंने मजीद 16 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है सिर्फ गुज़िश्ता 4 दिनों में। जी हाँ, सिर्फ गुज़िश्ता 4 दिन में उन्होंने अब 88 हमलों की उन्होंने जिम्मेदारी भी कबूल की है। ये सिर्फ मैं 4 दिन का रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, और उसका डाटा भी जारी किया है। इतनी ज़्यादा तादाद में हमले कभी पाकिस्तान में पहले नहीं हुए इतने थोड़े दिनों में। ये 4 दिनों के अंदर 88 जो है वो हमले हुए हैं पाकिस्तान के फ़ौजी दस्तों पर, नीम फ़ौजी दस्तों पर, इंटेलिजेंस एजेंसीज पर, सरकारी तनसीबात पर, मादनियात ले जाने वाली गाड़ियों पर। BRS ने मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और फ़ौजी चौकियों पर हमले किए, असला और गाड़ियाँ जब्त की, जबकि कई मकामात पर झड़पों में फ़ौजी एहलकारों को भी नुकसान पहुँचाया, शहीद किया, ज़ख्मी किया। तंजीम ने वाजे किया है कि बलूचिस्तान की जो अलहदगी तक मुज़ाहमत जो है वो मुज़ाहमती कार्रवाइयाँ हम जारी रखेंगे, ये उनका ऐलान है बलूचिस्तान से। और ओवरऑल जो अब एक डाटा जारी किया जा रहा है, जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के मुताबिक उन्होंने जो डाटा जारी किया है वो ये है कि ये रमज़ानुल करीम जो था, ये सिक्योरिटी के एतबार से पाकिस्तान में खूनी तरीन था। इतने पहले सिक्योरिटी का ब्रीच इससे पहले इस तरीके से नहीं हुआ जितना अब हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त है, आप ये कह सकते हैं। अगली खबर जो है वो अमेरिका और तालिबान हुकूमत के जो ताल्लुकात हैं वो तो हम आपको बता ही चुके थे कि बहुत बेहतर हो गए हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं उन्होंने एक और कामयाबी समेटी है, उन्होंने अब तालिबान से एक और अमरीकी खातून शहरी को रिहा करवा लिया है। ये 2 दिन पहले का वाक़या है। अफ़गानिस्तान से रिहा करवा के उनको वो कतर लेकर गए और कतर से वो वापस अमेरिका रवाना हो गई हैं। इससे पहले भी एक अमरीकी शहरी को वो अफ़गान तालिबान से रिहा करवा के ले जा चुके हैं। अब ये एक और अमरीकी खातून शहरी हैं, अमेरिका की शहरी हैं, खातून हैं, जो कि तालिबान की कैद में थी, उनको अब रिहा करवा के लेके गए हैं। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब के ज़ुम्मे एक और कामयाबी, अमेरिका और तालिबान की एक और कुर्बत। और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि अमेरिका ने जो टॉप 4-5 लीडर्स थे तालिबान के, जिनके सरों के ऊपर इनाम रखे थे, जिंदा या मुर्दा, उनको अब उनके सरों के ऊपर से इनाम हटा लिया है और उन्हें दहशतगर्दों की लिस्ट में से निकाल दिया है। तो अमेरिका और तालिबान बहुत तेज़ी से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब वही काम रूस में भी हो रहा है। 2003 में रूस ने तालिबान को, जी हाँ, 2003 में रूस ने तालिबान को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था, और उसके बाद से उन्होंने उनके असासे भी मुंजमद किए हैं, उनके साथ को कारोबार भी नहीं कर रहे, उन पर पाबंदियां भी लगाई हैं। अब रूस ने भी अपने ताल्लुकात जो हैं वो दुरुस्त करने का फैसला किया तालिबान के साथ, और रशियन गवर्नमेंट ने तालिबान पर आयद पाबंदी ख़त्म करने के लिए रूस की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें दरख्वास्त दायर की है, जिस पर 17 अप्रैल को गौर होगा। और मैं आपको बता चुका हूँ कि 2003 में रूस ने तालिबान को जो है वो दहशतगर्द तंजीमों में डाला था। अब आप देखिए कि वहाँ पर भी जो रिलेशनशिप हैं वो दुरुस्त हो रहे हैं। तो एक तरफ अमेरिका के साथ बेहतरीन रिलेशनशिप जो है वो रूस बना चुका है। रूस कह दिया मैंने अफ़गानिस्तान, तालिबान। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान तालिबान के रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बन रहे हैं। तीसरी तरफ ईरान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। चौथी तरफ चाइना के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। पांचवी तरफ उनके हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और फिर इसी तरह से सो ऑन जो दूसरे मुल्क हैं रीजन के अंदर, उनके बेहतरीन ताल्लुकात बनते जा रहे हैं।
हमारी सिचुएशन आपको हिंदुस्तान के साथ तो हमारे पता ही है आपको ताल्लुकात, उसके साथ साथ ईरान आपको अगले चंद दिन में पता चल जाएगा कि हम ईरान के बारे में क्या सोचते हैं और वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और अफ़गानिस्तान के साथ तो हम हर रोज़ ही जंग शुरू करने को हमारा दिल कर रहा है। हम यहाँ से अफ़गान शहरियों को पकड़ के वापस भी भेज रहे हैं। उसके साथ साथ हमने उनसे असलहा छीन कर अमरीका को देना था जो वहाँ रह गया था। तो हमारे बहुत ही मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल ही अकल से आरी किस्म के हम बयान दे रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हम हर गुजरते दिन दूर जा रहे हैं। और आप सोचिए अफ़गान तालिबान के दूसरी तमाम ताकतें जो है वो करीब जा रही हैं, हम आइसोलेशन में जा रहे हैं और वो इंटीग्रेशन में जा रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए कि आने वाले दिनों में आप खित्ते के अंदर मामलात को किस तरह से देख सकते हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने, वो भी एक अफसोसनाक खबर है और वो कराची के इलाके कायदाबाद से है, जहां पर नामालूम अफराद ने कलअदम अहले सुन्नत वल जमात के मकामी रहनुमा कारी अब्दुर्रहमान को उनकी दुकान में टारगेट किलिंग करके जो है वो जहाँ भाग कर दिया, कत्ल कर दिया। अब आप ये भी देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि मजहबी लोगों को, उलमा कराम को पिछले चंद दिनों में बहुत ज़्यादा उनकी कत्लो गारत हुई है, पूरे मुल्क के तूलो अर्ज़ में हुई है, स्पेशली जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के बहुत सारे उलमा की। और वो जमात भी खामोश है, ISPR भी खामोश है, हुकूमत भी खामोश है। ये अब हमें नहीं पता कि इसके पीछे हिंदुस्तान है, कौन है, लेकिन ये कत्लो गारत जो है वो पिछले चंद हफ्तों के अंदर मजहबी रहनुमाओं की बहुत हुई है। ये एक और कत्लो गारत है जो हमने आपके सामने रखी है। अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो कराची से है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान, उन्होंने ईद उल फितर के बाद बदमनी, बिजली के बिलों में इजाफे, चीनी और आटा माफिया के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। इसको आपने बिल्कुल सीरियस नहीं लेना। पिछली दफ़ा भी जमात इस्लामी ने ऐसा ही काम किया था, तहरीक इंसाफ के एहतजाज से नज़र हटाने के लिए, और आए थे बिजली सस्ती करवाने, और धरने के ऐन दौरान हुकूमत ने बिजली महंगी कर दी थी और ये बड़ी खामोशी से चुप करके धरना ख़त्म करके उठ के चले गए थे। तो ये फिर दोबारा मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट की फरमाइश पर ही ये हाफिज साहब दोबारा कुछ करने लगे होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। हाँ, लेकिन ये कि भड़कें बहुत सीरियस मारी जाएंगी। आने वाले दिनों में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सब कुछ जो है ये बस ऐसे ही था। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने, ट्यूबवेल, सोलर ट्यूबवेल जो है, ट्यूबवेल्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा आप ये कहें स्कैंडल आया है मार्केट में। वो ये है कि किसानों के लिए 10 लाख रुपए सब्सिडी का ऐलान किया था पंजाब हुकूमत ने, मरियम नवाज ने, लेकिन साथ ही जो ट्यूबवेल्स थे उनकी जो लागत थी उसको बढ़ा के 23-24 लाख पर ले गए। वही ट्यूबवेल जो शायद 13-14 लाख में मिलना चाहिए था, 10 लाख की सब्सिडी थी, उतनी ही उसकी कीमत बढ़ा दी। और किसान का उसके अंदर जो अब शेयर है वो 13 से 12 लाख रुपया कर दिया गया। और किसान पर यह पाबंदी लगा दी कि सिर्फ 4 ही कंपनीज हैं जिनसे वो ट्यूबवेल का सामान खरीद सकता है अगर उसने सब्सिडी लेनी है। अब वो जो कंपनीज हैं, जाहिर है उनके साथ हुकूमत के हाथ मिले हुए होंगे और किसान को भारी टीका लग रहा है। और 4 कंपनियों में एक हाजी सन्स है, उन्हीं से कहा है कि आप लोगों ने सारे जो मामलात हैं उन्हीं से खरीदने हैं, सब्सिडी वरना आपको नहीं देंगे अगर आप ट्यूबवेल का सामान वहाँ से नहीं खरीदेंगे। और कहा जा रहा है कि वो जो सामान है वो कम से कम 6 से 7 लाख रुपए अजाफी कीमत पर दिया जा रहा है। तो जो सब्सिडी दी जा रही है उसमें को 2-3 लाख रुपए किसान को बचते हैं, बाकी सारे हाजी सन्स या दूसरी कंपनीज जो हैं वो उनको अजाफी पैसों में चले जाते हैं। बोझ सारा किसान पर आ गया है, जिसके खिलाफ ईद के बाद पैदल मार्च का ऐलान किया गया है। मुतालबात में सब्सिडी बराह रास्त अकाउंट्स में और गंदम का रेट 4200 रुपये फी मन शामिल करने के जो मुतालबात हैं। देखते हैं किसान निकलते हैं कि नहीं। वैसे औखे ही निकलते हैं किसान भी, किसानों को भी जब खुद पर पड़ती है तो फिर सोचते हैं कि हमने निकलना है। वैसे जो कौमी मामलात हैं उसमें हम, हमारी अमूमी जो रवैया वो यही है कि बस ये कौन सी मेरी मुसीबत है, किसी और की है, उसी को रहे जिसकी है, मैंने इसमें दखल अंदाजी देकर क्या करना है। बहरहाल देखते हैं, अब तो डायरेक्टली इनका अपना मसला है कि इसके अंदर ये क्या करते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हिंदुस्तान में भारतीय रियासत मणिपुर, उसमें ईसाई कबाइल जो हैं उन्होंने आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया है। 70 इंडियन फौजियों को कैदी बना लिया है, असला डिपो जो है उस पर कब्जा कर लिया है। BBC ने ये ज़राए से खबर दी है। वहाँ पर आए दिनों ऐसे काम हो रहे हैं। अब हिंदुस्तान देखें कैसे एक्सप्लॉइट करता है, कैसे इन सारी चीज़ों के ऊपर मीडिया के अंदर प्ले करता है नैरेटिव को। लेकिन आप पाकिस्तान में देखिए, आपको पता ही नहीं होगा कि हिंदुस्तान की रियासत मणिपुर में बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और बहुत बड़े वहाँ पर वायलेंट किस्म के वहाँ पर वाक़यात हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो क्रिश्चियन कबाइल हैं उन्होंने आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया है। 70 इंडियन फ़ौजियों को कैदी बना लिया, असलहा डिपो पर कब्जा कर लिया। लेकिन पाकिस्तान के लैंडस्केप पर यह खबर कहीं पर नहीं है। ये नालायकी है हमारी हुकूमत की, हमारे फॉरेन ऑफिस की और सबसे बढ़ के DG ISPR साहब की, जो तमाम तवज्जे जो है
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर रखे हुए, तमाम टिकर्स उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बारे में, जो असल काम है उनका उसके ऊपर उनकी कोई तवज्जो नहीं है। और या फिर शायद हम हिंदुस्तान के बारे में ऐसी कोई खबर पाकिस्तान में देना ही नहीं चाहते। मतलब इतनी बड़ी डेवलपमेंट उधर है, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसी तरह की मिलती जुलती डेवलपमेंट वहाँ हो रही है, लेकिन हम सत्तू पी के सोए हुए हैं। मजाल है कि हमारे किसी टेलीविजन पर या किसी जगह पर ये खबर जो है वो चल जाए। मेजर डेवलपमेंट है, इसके ऊपर नज़र भी रखेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होता है। काजी साहब बहरूपिये तो थे ही, अब उनकी नई तस्वीर चंद दिन पहले, ये पुरानी खबर है, हम ये खबर आप तक नहीं दे सके थे अभी, इसलिए आज क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा होती थी, रोज़ उन्हीं खबरों की तरफ निकल जाते थे। आज जो है वो खबर आपके सामने हम रखते हैं, और वो खबर ये है कि काजी फायज ईसा साहब ने भेस बदला है। ये नई तस्वीर उनकी सामने आई हैं भेस बदले हुए। अब पता नहीं उन्हीं की हैं कि किसी और की हैं, मीडिया सारा तो यही कहता है कि काजी साहब की तस्वीर है। अगर उनकी हैं तो काजी साहब, काजी जस्टिस लानत हमें ने कहते हैं, ये तो वाकई इनके लिए लानत का समा ही बन गया है। समझ ही नहीं आ रही कि ये काजी साहब ही है, मतलब इतना बड़ा बहरूप इन्हें बदलना पड़ा है। आप इनकी ज़िंदगी के बारे में सोचें कि ये अपनी असली शक्ल के साथ कहीं नहीं जा सकते, इन्हें फ़िक्र है कि कहीं जाएंगे तो लोग इनके साथ क्या सलूक करेंगे। इसके साथ साथ इस्तंबुल के अंदर से खबरें भी बहुत ख़तरनाक आ रही हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनके मुखालिफ और इस्तंबुल के मेयर जो है उनकी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी है, जिसमें हज़ारों शहरियों ने शिरकत करना शुरू कर दी है। एहतजाज गुज़श्ता हफ्ते से जारी है और अब तक 2000 से ज़ायद मुज़ाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया है। वजह यही बनी है कि वहाँ पर भी जो उनके अपोनेंट हैं, जो मेयर हैं इस्तंबुल के, ये हम पहले भी बता चुके हैं, और अगले सदारती इलेक्शन में वो मद्दे मुकाबल होंगे तैयब एर्दोगान साहब के, उन पर करप्शन के और मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात लगा के, बगावत गद्दारी के इल्ज़ामात लगा के उन्हें उठवा लिया गया है और वो इस वक्त जेल में है। उसके खिलाफ पूरे तुर्की के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं। देखते हैं ये अब ऊँट किस करवट बैठता है। मुझे यहाँ से बहरहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।